कराची के शहरियों की थी। किसकी इजाज़त से मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी की गई? मैं मोहतरम अदालत आलिया से गुजारिश करूँगा, जो मोहतरम जज साहिबान है, डीबी है, ये डबल बेंच है, डिवीज़न बेंच है। मैं इनसे कहूँगा कि हमें आपकी तवज्जो चाहिए, आपका इन्हमाद चाहिए, आपकी दिलचस्पी चाहिए, आपका हमें संजीदा रवैया चाहिए। ये जो कराची के शहरी, कराची के बेटे तारिक मंसूर की इस पिटीशन को, जिसका ताल्लुक बज़ाहिर तो और बराह रास्त तो कराची के 4 करोड़ आवाम से है, उनके मुस्तकबिल से है, उनके बुनियादी हक से है, ये इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है। इंसानी हुकूक को पामाल किया गया है और इंसानी हुकूक की इस पिटीशन को इंसानियत को सामने रख के सुनना होगा, इसकी समाअत देनी होगी, अपनी समाअत को इस पिटीशन की नज़र करना होगा। एयरपोर्ट की ज़मीन 15,000 एकड़ थी, वो ज़मीन अब वो ज़मीन वहाँ हाउसिंग स्कीम बन गई है। बहरिया टाउन और दीगर हाउसिंग स्कीमें भी बनी या बन रही है। कराची को एक नए जदीद मिसाली, और कितना रेवेन्यू होता भाई, ज़रा तारिक मंसूर बताएं उस एयरपोर्ट से। देखिए, अगर सिर्फ दुबई का जो राउट है 500 अरब रुपए मिडिल ईस्ट जंग से निकला है। अगर कराची जो इंटरनेशनल हब 70s का आज होता, तो आज की तारीख में ट्रांजिट ओवर स्टे की मद में आपको महीना 1.5 से 2 अरब रुपए, और डॉलर्स में ओवर स्टे की पे अरबों रुपए सालाना तकरीबन 50 अरब रुपए तक आप कमा सकते थे। 50-100 अरब रुपए में से 50 से 100 अरब रुपए तो सीधा कैलकुलेशन है। और ये जो जंग है इस खित्ते में, हमारे अतराफ में, आज पूरी दुनिया में कहीं पर जो मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं उनको जहाज़ के लिए पार्किंग, फ्यूलिंग, रीफ्यूलिंग ये नहीं मिल रहा। आज अगर ये एयरपोर्ट बन गया होता तो सिर्फ कराची के शहरियों का इसमें फ़ायदा नहीं होता, बल्कि पूरे पाकिस्तान को 100 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू मिलता सालाना। आज ये कराची को इससे महरूम, ये सिर्फ एयरपोर्ट, एजुकेशन सिटी 9,000 एकड़ की ज़मीन लिंक रोड पर थी, जो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे के बीच में, उसमें से सिर्फ 2,000 एकड़ दी गई, 7,000 एकड़ ज़मीन की बंदर बांट हो गई। माले मुफ्त दिले बेरहम बादशाहत है भाई। मेरा सुल्तान की सीरीज चल रही है, सुम्बुल आगा भी है, उसमें सारे किरदार हैं, अशरफियां बट रही, इनके बाप का माल है। हो रहा है ये, कराची की ज़मीनों की बंदर बांट हो रही है। हज़ारों 8,000 अरब रुपए की ज़मीनों पर कब्जा कराया गया, उसका मिसयूज़ हुआ है, कराची के शहरियों के हुकूक पर डाका डाला गया, बदतरीन डाका। इसे एक जदीद शहर बनने से रोका गया है। ये 18 सालों की तबाही बर्बादी के खिलाफ कराची के एक फर्जंद ने पिटीशन की है। सारे डिपार्टमेंट को कई बार नोटिस गया। एजुकेशन सिटी की 7,000 एकड़ ज़मीन गई, एयरपोर्ट की 15,000 एकड़ ज़मीन गई, और उसके बाद मीडिया सिटी, जो मेरे मीडिया के दोस्तों का हक था, जो मेरे मीडिया जितने ग्रुप्स हैं मीडिया के, आपको वहाँ बसाने का, फिर उसके बाद वहाँ आईटी सिटी, ये सारे सिटी की ज़मीनें बंदर बांट की गई हैं, लूट मार हुई है। और बैठना पड़ेगा, हाँ बैठना पड़ेगा। ये सारी मीडिया सिटी, आईटी सिटी, ऑटोमोबाइल सिटी, एजुकेशनल सिटी, एयरपोर्ट और ग्रेवयार्ड, अरे कब्रिस्तान की ज़मीनें थी इस मास्टर प्लान में, जो 2007 में बनाया था एमक्यूएम ने। नेमतुल्लाह ने नहीं बनाया था, जमात इस्लामी ने नहीं बनाया था, पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं, एमक्यूएम के दौर में बना था। और फिर एमक्यूएम के दौर ही में, चाहते हुए या ना चाहते हुए, मुराद अली शाह ने अक्टूबर 2018 में इसे मंजूर किया, हो गया नोटिफाई।
गजट में आ गया, उसके बाद भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। हम पूछ रहे हैं कि कमीशन बनाए, आला एक इख्तियाराती कमीशन, जो काउंसिल ऑफ, वो क्या कहलाता है, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में हम ये इस्तदा है। और तौहीन अदालत जो पहले हुक्म दिए हैं तारिक मंसूर की इस इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ, जो पिटीशन है उसमें ऑर्डर्स हुए हैं, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इन्होंने तौहीन अदालत का भी जो है वो पिटीशन डाली हुई है। इन सब पर अब 13 अप्रैल की डेट दी गई है। आज 1 लाख किए हैं इस पिटीशन के हक में। अगर 1 लाख शहरियों ने दस्तखत किए हैं तो आज 5000, आज 1000 शहरी यहाँ जमा हैं। 13 अप्रैल को इंशाअल्लाह 10,000 शहरी हाई कोर्ट में आएंगे। 10,000 शहरी इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में आएंगे और इंशाअल्लाह कराची का मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और तारिक मंसूर एडवोकेट के साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये हम सब के हुकूक का मामला है। कब्रिस्तान की ज़मीन, डिप्लोमेटिक एनक्लेव की ज़मीन, जो कराची का मौजूदा एयरपोर्ट है, उसके साथ की ज़मीन पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव की ज़मीन थी, जो हमारे सिफारतकारों और उनको एक नई ज़मीन अलॉट की जानी थी। और वहाँ सिफारत खाने बनने थे, नए सिफारत खाने जदीद, ताकि कराची सिटी में जो गुंजान, कराची का इलाका जो डाउनटाउन का इलाका है, ये जहाँ पर आज हम खड़े हैं, इस इलाके से ट्रैफिक को, रश को निकाल के आगे बढ़ाया जाए। नए ट्रक स्टैंड बनने थे और एक जदीद शहर बनना था 2007 में। ये किसका विजन था? फेडरल गवर्नमेंट का 2030, उसके मुताबिक कराची मास्टर प्लान, कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2007 बराए 2020 और 30, जिसे 2018 में हुकूमत सिंध ने बिलाखिर मान लिया, बिलाखिर नोटिफाई कर दिया। लेकिन खिलाफ वर्जी, खिलाफ वर्जी, खिलाफ वर्जी, मुसलसल खिलाफ वर्जी। 8 से 10,000 अरब की तो आसान कैलकुलेशन है। कब्रिस्तान की ज़मीनें खा गए, एयरपोर्ट की ज़मीन खा गए, एजुकेशन सिटी की ज़मीन खा गए, अरे आईटी की, मीडिया की, ऑटोमोबाइल सिटी की ज़मीन खा गए। डिप्लोमेटिक एनक्लेव बनना था, उसकी ज़मीन खा गए, मीडिया की ज़मीन खा गए। इसमें तो आपका मुकदमा तारिक मंसूर लड़ रहा है, आपका मुकदमा लड़ रहा है तारिक मंसूर, और एमकेएम इसके साथ खड़ी है। फिर जो जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने हमारी पिटीशन बराए आर्टिकल 140 है, तो वो भी मास्टर प्लान में था कि 140 ए पर अमल दरामद होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। खिलाफ वर्जियाँ ही खिलाफ वर्जियाँ हैं। अब हम भागने नहीं देंगे सिंध के वडेरों, जागीरदारों और मुतासिब हुक्मरानों को, हम भागने नहीं देंगे। अब उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उनकी नैब की फाइलें इंशाअल्लाह खुलने जा रही हैं और एक इंक्वायरी कमीशन इंशाअल्लाह ताला जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब की ये डिवीज़न बेंच, मुझे उम्मीद है तवज्जो देगी, इन्हमाक से सुनेगी। अगली बार 10,000 लोग इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 13 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला हम सब आएंगे, पूरा कराची आएगा, कराची के नौजवान तालिब इल्म बेटे और बेटी आएंगे। मैं सबसे अपील करता हूँ, आना खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान की हिदायत पर ख़ास तौर पर हम सब यहाँ पर आए हैं। ये एमकेएम को सज़ा दें। एक गवर्नर आपने हमारा हटाया है ना, एक आईनी ओहदा था बेटा, हम तुम्हारे 8 आईनी ओहदे इंशाअल्लाह ताला उससे तुम्हें फारिग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुमने हमारा एक आईनी ओहदा खाया है, इंशाअल्लाह तुम्हारे 8 आईनी ओहदे कराची वाले खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कराची वाले तुम्हें सबक सिखाएंगे पुरअमन एहतजाज से, अपनी ये जो कानूनी चारा जो है कार्रवाई से। तारिक मंसूर, तुम्हें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, पूरी एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम के कारकुनान, हामी, वोटर सब तुम्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। तुम्हारी कोशिश को, तुम्हारी काविश को, तुमने कराची का मुकदमा लड़ा है। एमकेएम पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान, मास्टर प्लान, उसको नाफिज कराने के लिए तुमने पिटीशन डाली है। हम आपके साथ हैं और जितनी भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ पिटीशन यहाँ पर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। एमकेएम उन इंसानी हुकूक के लिए लड़ने वाले वकला के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जी, अब आप पूछे जरा ये भी कर सबसे पहले तो मैं फारूक सत्तार भाई
खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, लीगल एड कमेटी, पूरे एमक्यूएम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान आज मेरे साथ खड़ी हुई इस इंसानी हुकूक की पिटीशन के अंदर। आप यकीन मानिए, कल रात में मैंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इनवाइट किया, उनके प्रेसिडेंट को रेहान हनीफ को मैंने किया, उन्होंने कहा मैं यूएसएम हूँ। मैंने शहरी एनजीओ की प्रेसिडेंट को इनवाइट किया, उन्होंने उनको इनवाइट किया। मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन सिटी काउंसिल हाफिज नईम साहब को अपने फ़ोन से इनवाइट किया। मैंने डिप्टी पार्लिमानी लीडर सेफ एडवोकेट साहब को इनवाइट किया। मैंने तमाम ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया कि ये कराची के तमाम शहरियों की ज़िंदगी के बुनियादी हुकूक आर्टिकल 9 का केस है। आप रोज़ सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं, डंपरों के नीचे आके कुचले जा रहे हैं। ना आपके पास एजुकेशन सिटी है, ना मीडिया सिटी है जैसे फारूक भाई ने बताया, ना ग्रेव यार्ड है, आपके पास खबरें बिक रही हैं, ना आपके पास फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है जो आपका थारादर का ये शिफ्ट होना था। और आज सदर के अंदर अगर आप ट्रैफिक जाम है तो आप चले जाइए, आप एमएजना रोड पे, मैं नाम नहीं लूँगा, 41 मंजिला इमारत वहाँ बन रही है जहाँ मास्टर प्लान के अंदर कराची का सबसे बड़ा सदर का पार्किंग प्लाजा बनना था। वहाँ 41 मंजिला इमारत कैसे बन रही है? कौन उसमें 6-6 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट बेच रहा है? कौन 41 मंजिला इमारत बना रहा है? कौन होमी कृतक मेंशन पे 65 मंजिला इमारत बना रहा है जिसका केस भी आज लगा हुआ है? संगीन खिलाफवर्जी हेरिटेज बिल्डिंग गिराई गई है, इसकी आड़ में अरबों रुपए की करप्शन की गई है। यूएन की यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, आज हमने ये स्टेटमेंट भी कोर्ट में जमा कराई। इसकी आर्टिकल 9 जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, इसके तहत आर्टिकल 7 के तहत सिंध के तमाम इदारे इसके पाबंद थे। और ये 8,000 अरब से ऊपर की करप्शन हुई। जो नोटिफाइड प्लान के बरखिलाफ जितनी कानून साजी हुई, जितनी अप्रूवल हुई, जितनी परमिशन दी गई, ये इनटेंजिबली अरबों रुपए की करप्शन हुई है। मैंने इसमें 8/5 को स्टेटमेंट जमा कराई कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन हम कराची के लिए खड़े हैं, हम कराची के बेटे हैं। एमक्यूएम एक वाहिद पार्टी थी जो मेरे साथ मेरी आवाज़ पे हम कदम बनी। 1 लाख सिग्नेचर्स कराची के हर शहरी से करवाए। क्या ये 4 करोड़ लोगों का केस नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो लोग जो घर में बैठ के कुड़ते हैं, सिसकते हैं? क्या आप आज हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते थे? ये केस आपका केस था। मीडिया के तमाम दोस्तों, आपने मीडिया हाउसेस को बताइए, मीडिया सिटी की ज़मीनें कोरंगी, लांडी, बलीर यहाँ साइट में नहीं, आपके लिए एक प्रॉपर मीडिया सिटी दुबई के लेवल पे बननी थी। आपके लिए एक प्रॉपर मीडिया एजुकेशन सिटी दुबई के लेवल पे बननी थी जिसमें तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहाँ शिफ्ट होने थे। आपके पास ग्रेवयार्ड बनने थे, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनना था, डिप्लोमेटिक इनक्लेव बनना था, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम बनना था। मेरी ई चालान की पिटीशन में मैंने पूरा दिया। आज आप SMTA बनाइए, जो एमक्यूएम की पिटीशन 24/2017 PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 439 पैरा 46 2022 में जजमेंट आई, आज तक वो आप नाफिज नहीं कर रहे। क्यों आप डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं? क्योंकि उसकी आड़ में आप अरबों रुपए की घेर फेर कर रहे हैं। वो पैसा किस तरह इराक में पार्क हो रहा है, वो पैसा किस तरह दुबई में पार्क हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप मकाफात अमल देखिए। आज 28 फरवरी से आज तक दुबई की कल की रिपोर्ट है 500 अरब रुपए सिंगापुर और हांगकांग शिफ्ट हो रहे हैं इंस्टेंटली। अगर आपका हब कराची में 70s में कराची एयरपोर्ट हब था, जैसे फारूक भाई ने बताया, मैं उस बात को सेकंड करूंगा। आप सिर्फ ये जान लीजिए, पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता। अगर वो एयरपोर्ट जो एमक्यूएम के नोटिफाइड प्लान में था, अगर वो बन जाता 3,500 एकड़ का, तो तमाम बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स अल्टरनेट रूट कराची से यूरोप में जाता, यहीं रिफ्यूलिंग होती, यहीं से यूरोप का ट्रांजिट होता। ओवर स्टे और ट्रांजिट की मद में 1-1 लाख 2-2 लाख डॉलर आप डेली एक जहाज से कमाते। अरबों डॉलर आपको बैठे बिठाए फॉरेन एक्सचेंज मिलता। आज कराची का हर शहरी खुशहाल होता, पूरा पाकिस्तान खुशहाल होता। आज खबरें आप 40-40 हज़ार रुपए की बेच रहे हो, वो ज़मीनें कहाँ गई? मेयर साहब कहते हैं कि कराची के मास्टर प्लान में कोई ग्रेवयार्ड नहीं है, उनसे पूछें। वो कहते हैं कि 36 नाले, आप उसके अंदर देखिए, उसमें स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। उसमें लिखा हुआ है कि साइट पे कहाँ चौक होता है, नर्सरी पे कहाँ चौक होता है, नॉर्थ आज़ाद में। मेयर साहब कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपको प्लान तो पढ़िए, 240 पेज का प्लान, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? यही नहीं, 10 फरवरी 2026 को मेरी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल रूल्स की नॉन फ्रेमिंग, जो पिछले 56 साल से फ्रेम ही नहीं हुए थे, अदालत करीम मेमन साहब ने ये इसको ऑन किया और उन्होंने ये जजमेंट दी कि 90 दिन पे इसको नोटिफाई किया जाए और इस पे बाकायदा कंप्लाइंस नोटिस दिया गया कि उसको गजट किया जाए, जो आज तक नहीं किया गया। और इसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध, प्रिंसिपल प्रोविंशियल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सीनियर डायरेक्टर मास्टर प्लान, DG KDA। अब DG KDA साहब क्या कर रहे हैं कि जब ये पिटीशन फाइल हुई तो हमने कोर्ट को ये बताया कि ये जवाब नहीं देंगे। इसमें 15 लोग हैं, तमाम कंटोनमेंट थे, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है,
क्योंकि ये गलत नहीं था, क्योंकि ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह के साइन से नोटिफाई हुआ 10 अक्टूबर 2018 को अमीर हानी मुस्लिम कमीशन की इंटरवेंशन पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन जिसको हुकूमत सिंध डिनाई नहीं करती और है। आपने खुद नोटिफाई किया, जो सिंध रूल ऑफ बिजनेस के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी। आपके स्टाफ अगर नहीं मान रहे तो या तो आप मिले हुए हैं, या आपकी इसमें सरपरस्ती है, या आपको आगाही नहीं है। तीन में से एक ही चीज हो सकती है और दूसरी कोई नहीं हो सकती। अब एक और अहम चीज ये है, आपको मैं अहम चीज ये बताऊं कि इसमें 27/8/2025 को ऑनरेबल जस्टिस इकबाल करोड़ साहब ने कैटेगोरिकली ऑर्डर दिया और उसमें एजी सिंध ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट इज विलिंग टू इम्प्लीमेंट इट। ये रिकॉर्ड पे ऑर्डर मौजूद है 27/8 का, और बेसिक टाइम हमें चाहिए, हमें बता दीजिए, हम नेक्स्ट हियरिंग में 16/10 को जब दोबारा हियरिंग लगी इकबाल करोड़ साहब के पास, और जिसमें फैज हुसैन शाह साहब भी थे, तो उसमें कहा गया कि साहब हमें फिर टाइम दे दीजिए, जिसमें अदालत ने एजी सिंध को बोला कि आप फौरी तौर पे तमाम लोगों के एफिडेविट हल्फनामे जमा कराइए कि ये फौरी तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन वो फिर बेंच चेंज कर दी गई। फिर क्या होता है कि फैज हुसैन शाह साहब का अपॉइंटमेंट जो होता है वो उठ जाता है, कुछ हो जाता है, बेंच टूट जाती है। फिर 2/12/2025 को ये केस लगता है, फिर जमा होते हैं सारे लोग और उसमें कहा जाता है कि आज एफिडेविट दें, तो एक रिव्यू फाइल कर दिया जाता है कि साहब ये अदालत ने ऑर्डर ही गलत किया, हमने तो ये बोला ही नहीं। जो हुकूमत ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के अहकामात को बोलती है, ऑर्डर को नॉन कंप्लाइंस कर रही है, विलफुल फ्लाउटिंग ऑफ कोर्ट ऑर्डर, मुंह पे बोलते हैं कि हमने रिव्यू फाइल किया, हम तो ये कोर्ट मानते ही नहीं, ये तो ऑर्डर हमने हमारे खिलाफ हुआ, ये कैसे हुआ। उस पर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल की, जिसपे आज 4 महीने बाद नोटिस हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डीजी KDA सबको है, क्योंकि हमने बताया कोर्ट को। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें परमिशन दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए, दूसरी तरफ अगस्त 2023 के अंदर कराची के अखबारों में एक टेंडर आता है जिसमें ग्रेटर कराची प्लान 2047 का टेंडर दिया जाता है। उसमें 100,000 मिलियन से ऊपर पैसे सैंक्शन किए जाते हैं। वो पैसे आपके पैसे थे। एक चीज, आपके घर में मर्सिडीज मौजूद है, आप एक और मर्सिडीज ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन कोर्ट को आप गुर्रवा कर रहे थे, आप परजुरी के मुर्तकब हो रहे थे, इसलिए आपने हल्फनामे नहीं जमा कराया, क्योंकि आर्टिकल सेक्शन 193 के तहत आपको 7 साल की सजा होती। ये तमाम इदारे, आज मैं तमाम अरबाब इख्तियार से बोलता हूँ कि 500 अरब रुपए आज दुबई के कराची आ सकते थे। ये 500 अरब में से अगर 10 अरब डॉलर भी कराची आ जाते हैं, जो सिंगापुर और हांगकांग जा रहे हैं, तो आपके मुल्क को कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती थी। आपके पास पोर्ट भी मौजूद है, आज 15 मीटर कराची पोर्ट ट्रस्ट ड्रेजिंग कर रहा है, वो पोर्ट तो मौजूद है, लेकिन आपके पास एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, आपके पास ट्रांजिट एरिया मौजूद नहीं है, आपके पास रनवे मौजूद नहीं है, आपके पास एजुकेशन सिटी, मीडिया सिटी, ग्रेवयार्ड सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, डिप्लोमेटिक, कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर मौजूद नहीं है। ये किसकी नाअहली है? कौन 18 साल से हुकूमत में है? कौन रूल ऑफ बिजनेस के तहत चीफ मिनिस्टर सिंध है? कौन जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं? क्या ये आवाम का केस नहीं है? क्या हम अपनी जानों को खतरे में डाल के आपके लिए खड़े हुए हैं? क्या ये हमारा घर का केस है? हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कराची के 4 करोड़ आवाम, अब खड़े होने की जरूरत है। अगर MQM खड़े हो सकती है, आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? कराची की तमाम जमातें क्यों नहीं खड़ी हो सकती? अब एक सवाल आखिरी है कि देखिए, इसको कंक्लूड इस तरह करें। MQM ने 140A की पिटीशन की, जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने हमारे हक में फैसला दिया। हम अदालत में हैं, हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हम इंतज़ामी तौर पर, सियासी तौर पर आइनी जद्दोजहद कर रहे हैं। आइन में तरमीम के लिए 140A की तशरीह, 140A को मौसर बनाने के लिए मकामी खुद मुख्तारी, शहरी खुद मुख्तारी, बल्दियाती इदारों का एक मौसर बाइख्तियार बावसीला निज़ाम कायम करने की बात करनी, जद्दोजहद हमारी है। और फिर सूबाई असम्बली में जब एक करारदाद सिंध के वडेरे मुतासिब हुक्मरान ये लाते हैं कि सिंध की तकसीम हरफ आखिर है, वो शजरे ममनुआ है, नहीं हो सकती, तो PTI और जमात इस्लामी कराची के शहरियों की पीठ पर छुरा घोंपते हैं। कराची की माला जपने वाले, कराची के वोट लेने वाले। अरे कराची वालों को अब उनके मसाइल का हल चाहिए, उन्हें भी जिंदा रहने का हक चाहिए। कराची का उर्दू बोलने वाला मेमन, गुजराती, पूर्वी, मारवाड़ी, कराची का सिंधी, बलोच, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, पश्तो बोलने वाला, हर जबान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी अब जिंदा रहने का हक मांगता है भाई। तो वहाँ अरे अगर तुम ये हक नहीं दोगे जो कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान का है, अगर अदालत नहीं दे रही है, तो फिर कराची वालों के पास क्या ऑप्शन बचेगा? फिर तो यही बचेगा ना कि हम जो आईनी तरमीम के लिए कह रहे हैं। कल खालिद भाई ने कहा
28वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए, उसमें MKM की 140A की मुजव्वज़ा तरमीम को पास होना चाहिए एक, वरना कराची को फिर वफाक के हवाले होना चाहिए, वरना फिर पाकिस्तान में मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए बशमूल सिंध में। ये सारी बातें फिर होंगी। और अगर ये बात इसलिए हो रही है कि बेहिसी है, हट धर्मी है, ढिठाई है, कब्जा है, गुंडागर्दी है, भत्ते लिए जा रहे हैं, डंपर लोडर, गटर, हमारे बच्चों को निगल रहे हैं कंटेनर, हमारे नौजवानों को, हमारे मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, रहजनी में, डकैती में लोगों को कत्ल किया जा रहा है। बताएं बचा क्या है वहाँ? फिर गुल प्लाजा अगर बच गया था तो फिर गुल प्लाजा मंजूर काका, उसे रिलीज किया गया, केस खत्म किया गया, गुल प्लाजा का केस था। खुदा की कसम अगर उसी वक्त वो दुकानें 178 जो पार्किंग में बनी थी तोड़ दी जाती तो खुदा की कसम इतनी जाने गुल प्लाजा फायर इंसिडेंट में इतनी शहादतें और जान भागना होते लोग नहीं होते। ये है सारा हमारा किस्सा, ये कराची का नोहा है। और जमात इस्लामी और PTI ने कराची के शहरियों की पीठ में छुरा घोंपा जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुतासिब वडेरे जागीरदार हुक्मरानों की इस करारदाद को एंडोर्स किया कि भाई हमें कराची सूबा नहीं चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए, इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, लसानी बुनियादों पे नहीं, इंतज़ामी बुनियादों पर, आबादी की बुनियादों पर, आबादियों की बुनियाद पर बनने चाहिए। उसमें चाहे कराची और कराची के साथ कुछ हो, हैदराबाद हो, बदीन हो, ठट्टा हो, लाड़काना हो, सक्कर हो, मीरपुर खास हो, पंजाब में भी, KPK में भी और बलूचिस्तान में। ये कहानी है सारी। मैंने मेरे ख्याल में अपनी सारी बात को आपके सामने रखी। अच्छा सर, मेरा सुल्तान के सर आपने फरमाया कि नैब की फाइलें खुलने वाली हैं, पिछले दफा नैब की फाइलें खुली थी, लोग अंदर भी गए थे, उसके बाद छूट गए तो वजीर बने हुए हैं। सर फिर किसके खिलाफ नैब की फाइलें? मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान की बका और सलामती को अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये 18 साल की हुक्मरानी सबसे बड़ा ख़तरा है। अगर 10 मई 2025 की कामयाबी को खुदा न खास्ता किसी जगह जाके जो अब मार्काई मईशत की तरफ जा रहे हैं, मार्काई हक से, अगर उसमें कोई रोड़ा अटका हुआ है तो वो सिंध की बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है जिसने कराची के हाथ और पैर बांध दिए हैं, कराची के परवास, कराची के पर बांध दिए हैं। ये जो सारी बातें आपके सामने, कराची को अपनी करप्शन, अपने ज़ाती गिरोही जमाती मफादात का ज़रिया बना लिया है। ये है संगीन खिलवाड़ मुल्क की बका और सलामती से। अगर ये मुल्क की बका और सलामती की घंटी बज रही है खतरे की, मुल्क की तरक्की और तामीर मसदूद हो गई है, जाम हो गई है, मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम तबाह और बर्बाद हो गई, कराची तबाह और बर्बाद हो गया। अब आवाज़ उठाओ, कराची बचाओ, हम निकले हैं। कराची वालों को इस नारे पर अब आना होगा, खड़ा होना होगा और आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम किसी बड़े धरने और बड़ी तहरीक की तैयारी के साथ अपने घरों से बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। आज बात कर रहे थे मेरा सुल्तान की, तो मेरा सुल्तान के प्रोड्यूसर से तो खुद जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मुलाकात करते हैं, ना MKM के कोई और रहनुमा होते हैं, और फिर ऐसी क्या वो थी कि उनको मेरा सुल्तान के प्रोड्यूसर से मुलाकातें करना पड़ती हैं जो खुद आपके बकौल मसले की जड़ हैं? मेरा सुल्तान के प्रोड्यूसर ने मेरे भाई बताया कि उस वक्त किस तरह की आमरीत थी। वो कह रहे हैं कि वही आमरीत अब सिंध में है। ये मैं बता रहा हूँ, सिंध में मेरा सुल्तान आ गया है। कभी कायम शाहों की हुकूमत चल रही है, ये है मेरा सुल्तान सिंध के। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात सुने, आखिरी बात सुन लें। वो तो अपने उस जबर जो उस ज़माने में अगर हुए, उस ज़माने में इंसानी हुकूक गस्ब हुए, वो निकल के आज उन्होंने उर्दूवान पैदा किया उसी ज़मीन से। ये सिविलाइजेशन है। हम भी सिंध धरती को कहते हैं कि ये अमीन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारे यहाँ उर्दूवान कब पैदा होगा भाई? हमारे यहाँ ये कब तक वडेरे जागीरदार मुतासिब ये हुक्मरान पैदा होते रहेंगे जो कराची को कॉलोनी बनाने से बाज आते नहीं? डिफेंस में ज़मीनें गुज़िश्ता 18 सालों में किन्होंने ख़रीदी? निकाल ले, कहें डिफेंस वालों से निकाले ज़रा, किन्होंने ख़रीदी है? मेरा सुल्तान नहीं तो क्या है भाई? बहुत शुक्रिया। और भाई ये गवर्नर को जो है मक्खन के बाल की तरह निकाल दिया गया, नहीं देखें, निकाल दिया गया।
अब आप भी चिपके हुए हैं उस नून लीग की हुकूमत में, वजारतें ली हुई हैं, रोज मीडिया पे आके हम ये करेंगे वो करेंगे, इस्तीफा तक तो आप देते नहीं, देखिए आवाम को सुना नहीं आते हैं। PMLN ने कहा है कि हमारे लिए ये गवर्नर बहुत ही मुनासिब था, हम इससे खुश थे। राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू मैंने खुद अपने सगे कानों से सुना है, उन्होंने कहा। और पीपल्स पार्टी परेशान थी, रातों की उसकी नींदें उड़ गई, दिन का चैन लुट गया। एक गवर्नर काफी है। वो क्या कहते हैं कि किस पे भारी, वो क्या नारा है, एक जरदारी सब पे एक टिसूरी सब पे भारी, एक टिसूरी, एक टिसूरी, एक टिसूरी। तो ये था। इंशाअल्लाह गवर्नरी भी वापस लेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो सूद के साथ वापस लेंगे गवर्नर भी वापस। कामरान टिसूरी आएंगे। इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे?